डियर स्टूडेंट, स्कूल जी और एमसीआई की तरफ से नीट के बच्चों के लिए जो सुपर 50 वीडियो सीरीज है, उसके आज के इस एपिसोड में अपन सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गनली के बारे में चर्चा करेंगे। वो ऑर्गनली जो आपको नीट में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया से। किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गनली है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन है माइटोकॉन्ड्रिया? इसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गनली है और ये साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस है। ईटीएस का क्या मीनिंग होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सीरीज, जिसके द्वारा आपको NADH2 और FADH2 को तोड़ के एटीपी मिलेगी। और क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वो सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर ऑक्सी रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया की फीचर है ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो ही आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, अन्यथा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। जैसे आपकी जो आरबीसी है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। यदि अपन माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गनली है, जिसके अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो बार बार इनफोल्ड होकर क्रिस्टी नाम की स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? क्रिस्टी। ध्यान देना, इसको मैंने आउटर मेम्ब्रेन बोला, इसको मैंने इनर मेम्ब्रेन बोला। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है। परमिबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी बेटे जी परमिबिलिटी कम होगी। इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड पार्ट जो है उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? मैट्रिक्स बोलेंगे। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह को अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ध्यान देना बेटे जी कि आपके पास दो मेम्ब्रेन आपने बना रखी है। एक मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की, उस इनफोल्डिंग को आपने क्रिस्टी कहा। क्रिस्टी क्या है? साइट ऑफ ईटीएस है। ईटीएस क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरिंग साइटोक्रोम का चैनल है, साइटोक्रोम का सेट है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो चीज अपन ईटीएस की प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान देना है कि क्रिस्टी ईटीएस के जो साइटोक्रोम है उनके सेट को कंटेन करती है। एक चीज और ध्यान देना, जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होता है तब क्रिस्टी की डेप्थ जो है थोड़ी ज्यादा होगी। डेप्थ सारी क्रिस्टी की ज्यादा होगी तो एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। यदि मैंने क्या लिखा, एक्टिव और पैसिव माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, तो उसके अंदर पीएमएस जो है वो आपका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और पैसिव माइटोकॉन्ड्रिया का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वो कम रहेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइटोकॉन्ड्रिया पे आ सकते हैं
वो ध्यान देने हैं। क्या ये खुद अपना डीएनए रखता है, सर्कुलर जीसी रिच डीएनए रखता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। अपन ने क्या लिखा कि इसके पास क्या है, सर्कुलर जीसी रिच एक्सोनिक डीएनए। अपन ने क्या लिखा, सर्कुलर जीसी रिच एक्सोनिक डीएनए। ध्यान देना बेटा, आपने इसके पास सर्कुलर जीसी रिच डीएनए भी बनाया और दूसरा कैरेक्टर इसका क्या बताना है कि इसके पास 70s राइबोसोम भी होता है। क्या होता है बेटा, 70s राइबोसोम। ध्यान देना, 70s राइबोसोम की प्रेजेंस भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, सर्कुलर जीसी रिच एक्सोनिक डीएनए भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट सेल था जो टाइम के साथ इवोल्यूशनरी कोर्स के अंदर आपकी यूकैरियोटिक सेल के एंडोसिम्बायोट की फॉर्म में आज के दिन पाया जा रहा है। इसका काम क्या है, इसके पास ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, ये मैट्रिक्स आपकी साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल है। क्या है, मैट्रिक्स जो है वो साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल आपको बताना है। इसमें क्या होगा क्रेब्स साइकिल में, ये आपको एटीपी प्रोड्यूस करेगा आपके लिए, और आपके लिए NADH2 प्रोड्यूस करेगा, और आपके लिए FADH2 प्रोड्यूस करेगा, जो आगे चल के NADH2 और FADH2 से आप ETS में एनर्जी ले लेंगे। ध्यान देना, क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम आपने कहा कि मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात के तौर पे आपको ध्यान देना है कि एक एंजाइम आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज जो है, कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, कहां पाया जाएगा, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी। क्या बताया मैंने, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम आपके पास क्रिस्टी में मैट्रिक्स में पाए जाएंगे, लेकिन केवल एक एंजाइम, कौन सा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। क्यों है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी है और खुद का इसके पास राइबोसोम भी है। इन दोनों की प्रेजेंस के कारण ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। हालांकि आज के दिन ये एंडोसिम्बायोट होने के कारण अपने लिए रॉ मटेरियल के लिए होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं, इसलिए अपन इनको कंप्लीटली ऑटोनोमस ना मानते हुए क्या मानते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली मानते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट जो थे, वो दो नाम आपको ध्यान देने हैं। डिस्कवरी जो है वो नास एंड मार्गिट नाम के साइंटिस्ट ने की। अब माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है, खुद का डीएनए रखता है, खुद का राइबोसोम रखता है। राइबोसोम आपने 70s टाइप का बताया जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। एक इंपॉर्टेंट बात और भी ध्यान देनी है कि मेमल्स के केस में, किसके केस में, अपने केस में, मेमल्स के केस में ये 50s टाइप का राइबोसोम रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल के अंदर हमेशा पाया जाएगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। इनकी संख्या इस बात पे डिपेंड करेगी कि सेल एक्टिव है या पैसिव है। आपके पास स्पर्म की जब अपन चर्चा करते हैं तो स्पर्म का जो मिड पीस है, उस मिड पीस के ऊपर आप माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा बताते हो। इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड की बात करते हो, और उस माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड को आप नेबेनकर्न शीथ बोलते हो। क्या बोलते हो, नेबेनकर्न शीथ। ये नेबेनकर्न शीथ वास्तव में है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड ही है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सेस नंबर ही है, जो मिड पीस को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है करती है।
इसके अलावा आपके पास सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वहां पर एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है। आपकी रेड मसल्स जो है इंसेक्ट की या बर्ड्स की लॉन्ग फ्लाइट मसल्स जो है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पर रेगुलर आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी का प्रोडक्शन भी करता है, ईटीएस के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और एनर्जी को स्टोर भी करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में आपको साइंटिस्ट के नाम एक्सेस में कोई भी बहुत ज्यादा डेप्थ में जानकारी नहीं ध्यान रखनी है, बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली सेल का कैरेक्टर है। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पास डीएनए है खुद का, इसके पास 70s टाइप का राइबोसोम है, ये रॉ मटेरियल के लिए खुद की मशीनरी है इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की, लेकिन अपने लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल के लिए ये होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। डीएनए इसका सर्कुलर है, 70s टाइप का राइबोसोम है, इसकी मैट्रिक्स जो है वो क्रेब साइकिल की साइट है। सारे क्रेब साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में आपको इतनी चीजें ध्यान देनी है। नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे अपन क्लोरोप्लास्ट करेंगे जी। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपने पास एक और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली है जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट के तौर पे पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट कौन है? आपके पास डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गनली है जो क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एक चीज ध्यान देना बेटा, कोई भी मीडिएटर जो एनर्जी की एक फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलता है उस मीडिएटर को अपन ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। आपके पास ग्रीन प्लांट जो है वो भी ट्रांसड्यूसर है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को या सोलर एनर्जी को आपके पास किस में कन्वर्ट करते हैं? बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यदि ग्रीन प्लांट के पार्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को भी अपन ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपन ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि ये सोलर रेडिएशन को कैप्चर करके उसको बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या रखता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रखता है, और ये क्लोरोफिल जो है यही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, सोलर रेडिएशन एनर्जी को। पूरी मैकेनिज्म है जिसमें सोलर रेडिएशन एनर्जी को अपन बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो अपन फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे। अभी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के संबंध में अपने को बात करनी है। क्लोरोप्लास्ट यदि डेवलप्ड है, अलग अलग शेप का पाया जा रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप का है। जैसे अपन यदि एल्गी की बात करें, स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप का है, यूलोथ्रिक्स में आपके पास कोलर शेप का है, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का है, जिग्निग्मा में स्टार शेप का है, उडोगोनियम में रेटिकुलेटेड है, कारा के अंदर हायर प्लांट की तरह डिस्कोइडल है। हायर प्लांट के अंदर ये डिस्कोइडल शेप का पाया जाता है। अब यदि इसकी अपन स्ट्रक्चर की चर्चा करें बेटा, तो अपन ने कहा कि सर ये डिस्कोइडल स्ट्रक्चर बनानी है अपने को, डबल मेम्ब्रेनस बनाना है। अब डबल मेम्ब्रेनस में ध्यान देना कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो बाइफरकेट होके अंदर की ओर इनफोल्ड होके और स्टेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बार बार बाइफरकेट होके, और उस स्टेक लाइक स्ट्रक्चर को एक एक यूनिट को अपन थाइलेकोइड कहते हैं। बहुत सारी थाइलेकोइड स्टेक के रूप में जमा रहती है और इन थाइलेकोइड को इस चट्टे को, इस स्टेक को अपन ग्रेना के नाम से जानते हैं।
नंबर ऑफ ग्रेना और ग्रेना के अंदर नंबर ऑफ थाइलेकोइड अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग सेल में वेरी कर सकते हैं। आपने कहा कि सर ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आपने कहा सर इनर मेम्ब्रेन, ये एक यूनिट आपने क्या कही, थाइलेकोइड, इसको नाम दिया। थाइलेकोइड टर्म मेंके नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका बाकी वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रोमा कहलाता है। ध्यान देना बेटा जी, इस स्ट्रोमा के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही सर्कुलर जी सीरीज एक्सोनिक डीएनए बताना है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी एक प्रोकैरियोटिक एंडोसिम्बायोट है। इसके पास भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। खुद का राइबोसोम होना, खुद का डीएनए होना इस बात का इंडिकेशन है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो इवोल्यूशन कोर्स के अंदर किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोसिम्बायोट के तौर पे शिफ्ट हुई, हैबिटेट प्रोटेक्शन लिया, रॉ मटेरियल लिया और बदले में फूड फॉर्मेशन का काम कर रही है। इसके अंदर आपके पास अलग से स्टोरेज के तौर पर विटामिन भी स्टोर होंगे, विटामिन B12 और विटामिन के इसमें ज्यादा स्टोर होते हैं, आयरन स्टोर होता है और क्विनोन की बात आपको करनी है कि ज्यादा अमाउंट में ये स्ट्रोमा वाला पार्ट जो है इसके अंदर इसका स्टोरेज पाया जाता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल भी यहाँ पे आप बता सकते हैं जो प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होगा। न्यूली फॉर्म्ड कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च में मॉडिफाई होकर यहाँ पे पाई जाएगी। अब ये सारी चीजें बेसिक है। आपको ध्यान क्या देना है, फोटोसिंथेसिस में आप दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम की बात करते हो। पिगमेंट सिस्टम है क्या? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ग्रुप है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अपन ने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वो पाए कहां जाते हैं इसके ऊपर भी बहुत बेसिक चीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, थाइलेकोइड की ल्यूमेन में पाए जाते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ध्यान देना, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में एक ओपन सरफेस है और दो थाइलेकोइड के आपस में ज्वाइनिंग सरफेस जिसको एप्रेस रीजन कहते हैं वो है। दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम आप फोटोसिंथेसिस में बताते हो। एक वो पिगमेंट सिस्टम जो केवल साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में काम करता है, एक वो पिगमेंट सिस्टम जो आपके पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में काम करता है। जो साइक्लिक में पार्टिसिपेट करता है उसको अपन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कहते हैं और वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट आपका फ्री सरफेस और एप्रेस रीजन दोनों पे पाया जाता है। दूसरी बात आती है कि सर पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहां पाया जाएगा? पिगमेंट सिस्टम सेकंड केवल उसी जगह पे पाया जाएगा जहां दो थाइलेकोइड आपस में जुड़ रही हो या जिसको अपन एप्रेस रीजन कहते हैं, उसको अपन ने पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहा। ध्यान देना, आगे चल के अपन C4 प्लांट पे चर्चा करेंगे। C4 प्लांट में अपन डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट पे चर्चा करेंगे। डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट कौन है? वो एक तो वो क्लोरोप्लास्ट जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है और एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट में बना दूं जिसके अंदर आपके पास थाइलेकोइड का स्टेक नहीं बना हुआ है, स्केटर्ड थाइलेकोइड पाई जा रही हैं। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को हम अनडेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी से आपको यदि फोटोसिंथेसिस का C4 साइकिल रिकॉल हो रहा हो तो C4 साइकिल के अंदर बंडल शीथ सेल जो आप बनाते हो एनाटॉमी में, क्रेंज एनाटॉमी में, उन बंडल शीथ सेल में ये पिक्चर आपको बतानी होती है। जो आपकी मीजोफिल सेल है उसमें ये पिक्चर बनानी होती है। यहाँ पे आपको रुबिस्को रखना होता है। रुबिस्को को प्रोटेक्शन देने के लिए, ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन देने के लिए अपन इसमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं रखते। पिगमेंट सिस्टम सेकंड का काम क्या है? नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और ऑक्सीजन से बचाने के लिए हमने यहाँ पर इन थाइलेकोइड का स्टेक नहीं बनाया, पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं रखा। ऐसे क्लोरोप्लास्ट को जिसमें स्केटर्ड थाइलेकोइड पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है? स्केटर्ड थाइलेकोइड। इसको बेटा जी अपन क्या कहते हैं? अनडेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
और ये किसका करेक्टर है? आपके कोर्स में ये एक ही जगह आपको पढ़ना है, और वो कौन सी जगह है? वो जगह है जब अपन C4 साइकिल की चर्चा करते हुए बंडल स्थित सेल तक पहुंचते हैं। दूसरी चीज ध्यान देना, आपने कहा कि सर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात होगी, सेकंड की बात होगी, पिगमेंट सिस्टम सेकंड फर्स्ट के बारे में चर्चा भी अपन ने कर ली, थाइलेकोइड की सरफेस में अपन ने कही। ये जो थाइलेकोइड है इसको अपन ग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनल थाइलेकोइड। और ये वाली थाइलेकोइड है बेटा जी, इसको क्या कहते हैं? फैट चैनल के तौर पे जानते हैं। किसके तौर पे? फैट चैनल। ये जो स्कैटर्ड थाइलेकोइड दिखाई जा रही है इनको अपन स्ट्रोमल थाइलेकोइड भी कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर फैट चैनल को भी आपके पास क्या कहा गया है? स्ट्रोमल थाइलेकोइड कहा गया है। वो भी आप इसको भी सही कंसिडर कर सकते हो। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही रेडियस एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दोनों ही एटीपी प्रोडक्शन का काम करते हैं। एटीपी के प्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर के दिमाग में ये फॉस्फोराइलेशन शब्द आता है। हर साल कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है, एक तो आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन एनर्जी और इन प्रेजेंस ऑफ O2। रेडिएशन एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर जो फॉस्फोराइलेशन है उसको अपन फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। और ये फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है वो किस सेल ऑर्गेनेली का कैरेक्टर है? क्लोरोप्लास्ट का कैरेक्टर है। और दूसरे वाला क्या है? इसको अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये किसका कैरेक्टर है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर है। ठीक है जी। सेल ऑर्गेनेली में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो उसकी साइट कौन होगी? माइटोकॉन्ड्रिया होगी। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आपके पास दो जो मेन सेल ऑर्गेनेली है उनको सेमी ऑटोनोमस अपन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, खुद का उनके पास राइबोसोम है, और वो डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक सिमिलरिटी रखता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के से संबंध रखता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि दोनों ही सेल ऑर्गेनेली कोई टाइम प्रोकैरियोट सेल थी जो मौका मिलने पर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में आपके पास एंडोसिम्बायोट के तौर पे शिफ्ट हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया के काम के तौर पे अपने को क्या बताना है कि ये क्रेब साइकिल की साइट है, ईटीएस की साइट है। ईटीएस क्या है? ईटीएस साइटोक्रोम का सेट है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है। उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो अपन ईटीएस के बारे में, केमियोस्मैटिक थ्योरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। बात अपने को क्या ध्यान देनी है? दोनों सेल ऑर्गेनेली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, दोनों ही एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी स्टोरेज के संबंध में है, दोनों ही वो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जिनके बिना आज की यूकैरियोटिक सेल की कल्पना करना भी मुश्किल है। यदि अपन प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट को ऑटोट्रोपिक बनाने वाला, फूड सिंथेसिस की कैपेसिटी देने वाला सेल ऑर्गेनेली कौन है? आपके पास है क्लोरोप्लास्ट है। और यदि अपन अदर यूकैरियोट सेल की बात करें या प्लांट की खुद की बात करें, बने हुए फूड को या लिए हुए फूड को डाइजेस्ट करके उसको तोड़कर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करके उसको तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करके उस एनर्जी को सिस्टमेटिक वे में रिलीज करने वाला पॉइंट कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही, इन दोनों पे आप फोकस करें। बाकी सेल ऑर्गेनेली अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक वीडियो सेल ऑर्गेनेली का अपन और बनाएंगे। स्कूल जी की एमसीआई की ये कोशिश जिसमें आपके डेली 25 से 30 मिनट लेने हैं, एक या दो क्वेश्चन डेली आपकी पॉकेट में डालने हैं, ये हमारा दावा है। आप और सारी चीजें करें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ
जितना टाइम लगाते हैं उसका बहुत कम हिस्सा इस वीडियो को दें। आप निश्चित तौर पर एग्जाम वाले दिन हमें याद करके खुद को प्राउडफुल फील करेंगे। थैंक यू।